स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। कहते हैं जब वक्त सबसे मुश्किल होता है उस समय पर कुछ ही लोग होते हैं जो अपना कर्तव्य निभा पाते हैं, बाकी उससे पीछे हट जाते हैं। ये लाइन जो है वो एक ब्रिटिश पत्रकार, एक अंग्रेज़ जर्नलिस्ट बेंजामिन हॉर्निमन के बारे में एकदम सही साबित होती है। ये वो पत्रकार थे जिन्होंने भारत की आज़ादी में एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था, एक बहुत अहम रोल निभाया था। कैसे प्रेस की पाबंदी के बावजूद, ब्रिटिश हुकूमत ने जब प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी थी, कई और रिस्ट्रिक्शंस थी, इसके बावजूद जलियांवाला बाग हत्याकांड को दुनिया के सामने एक्सपोज करने वाले ये पत्रकार थे बेंजामिन हॉर्निमन। किस तरह से उन्हें जब डिपोर्ट कर दिया गया था, वापस इंग्लैंड भेज दिया गया था, इसके बाद भी इंग्लैंड से बैठे हुए बेंजामिन ने भारत के मुंबई में अपने आर्टिकल्स पब्लिश कराए। किस तरह से वो ये पूरा प्रोसेस ऑपरेट कर रहे थे, ये आज आपको बताने वाले हैं। और इसके साथ ही भारत आने पर उनके जब पाबंदी लगा दी गई थी, इसके बावजूद कैसे एक सीक्रेट रास्ते के थ्रू वो भारत में दाखिल हुए थे और यहाँ पे आके एक बार फिर से उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में भारत के अपना योगदान देना शुरू किया था। तो आज का एपिसोड होने वाला है एक ब्रिटिश पत्रकार जो कि दिल से भारतीय थे, बेंजामिन हॉर्निमन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के इस एपिसोड की। हम लोगों की एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है टेलीग्राम पर। चैनल का नाम है फैक्ट्स विद वरुण जौहरी। वहाँ पे कई सारे स्टडी मटेरियल, कई सारी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं, कौन सा नया एपिसोड आने वाला है, कौन सा आ चुका है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को, फैक्ट्स विद वरुण जौहरी ऑन टेलीग्राम, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे भी हम बातचीत कर सकते हैं, कई और आपकी जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो अब शुरुआत करते हैं अपने इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है 1873, 17 जुलाई का दिन था जब इंग्लैंड के ससेक्स में बेंजामिन हॉर्निमन का जन्म होता है। उनके पिता थे विलियम हॉर्निमन, वो उस समय रॉयल नेवी में पे मास्टर इन चीफ हुआ करते थे। माता जी जो थी वो होम मेकर थी, उनका नाम सारा था। ये जो हॉर्निमन थे, बचपन से ही देखा गया उन्हें कि उनका इंडिया के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था। और इनफैक्ट जब वो बड़े होते गए तो उनका एक सपना हुआ करता था कि मैं अपना आगे का जो जीवन यापन है वो भारत में जाकर ही करूँगा और वहीं पर रहा करूँगा। तो ये बचपन से ही उनको एक भारत के प्रति लगाव रहता था। खैर जब बड़े हुए तो उन्होंने इंग्लैंड के पोर्ट्समथ के अंदर एक ग्रामर स्कूल हुआ करता था, वहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू की। बाद में मिलिट्री एकेडमी भी ज्वाइन की। 12th तक की पढ़ाई करने के बाद 1894 का साल बताया जाता है जब अपनी ग्रेजुएशन वो कंप्लीट कर चुके थे इस समय तक, और 21 साल की उनकी उम्र थी। उन्होंने अपना करियर चुना जर्नलिज्म को, पत्रकारिता में अपना करियर बनाने के लिए अब वो आगे बढ़ चुके थे। ये जो साल था 1894, उन्होंने यहाँ पे पोर्ट्समथ के ही इवनिंग मेल में काम करना शुरू कर दिया और ये उनकी पहली नौकरी थी। इसके बाद करीबन 12 साल वो इंग्लैंड में ही पत्रकारिता करते रहे। पहले मैनचेस्टर गार्डियन में थे, उसके बाद डेली क्रॉनिकल में काम किया। इस तरह के कई सारे ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स जो थे वहाँ पे लगातार काम करते गए। एक्सपीरियंस जो था उसको इकट्ठा करते गए, लेकिन हमेशा से जो एक पैशन था कि काम जो है वो करियर जो है अपना भारत जाकर बनाना है, तो ये अब सच होने पर आ रहा था। क्योंकि अब 1906 आने वाला था। ये करीबन यहाँ पे 1894 से 1906 तक काम करते हैं और 12 सालों के बाद में 1906 में फाइनली वो भारत आते हैं। तो हॉर्निमन जब भारत आए तो सबसे पहले कलकत्ता उनका आना होता है। यहाँ पे द स्टेट्समैन न्यूज़पेपर में उन्होंने काम करना शुरू किया एज अ असिस्टेंट एडिटर। और जब वो भारत आ चुके थे तो वो ये देख रहे थे, क्योंकि ये चीज़ें वो जब इंग्लैंड में थे वहाँ से भी उनकी नज़र इन पर पड़ती थी कि भारत में अंग्रेज़ क्या जुल्म ढा रहे हैं लोगों के ऊपर, किस तरह से लोगों के ऊपर प्रताड़ना उन्हें दी जाती है, टॉर्चर किया जाता है, कई जगह ऐसे इंसिडेंट दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो बाहर से भी देख रहे थे। जब यहाँ पर आए तो उन्होंने इंडिया के ऊपर जो ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट है, ना सिर्फ उसके बारे में लिखा बल्कि कॉलोनियल अथॉरिटीज़ के जो फेलियर्स हैं उनको भी अपने राइटिंग्स में, अपने आर्टिकल्स में अब दिखाना शुरू कर दिया। भारत आके अपना प्रॉपर काम शुरू कर चुके थे और वो इस तरह का ये काम था जो कि बहुत कम, ना के बराबर ऐसे कोई ब्रिटिश रिपोर्टर्स हुआ करते थे उस समय पर जो ऐसा कुछ काम कर रहे हो, जो खुद अंग्रेज़ हैं उसके बावजूद अंग्रेज़ों के बारे में ही लिखें, उनके खिलाफ लिखें। तो खैर अपनी रेडिकल बाउंड्रीज जो थी उनको हमेशा उन्होंने ईजिली क्रॉस कर देते थे और ये उनकी बहुत ही उनकी खासियत को जाना जाता था बेंजामिन हॉर्निमन की इस चीज़ को। बंगाल पार्टीशन की बात करें तो बंगाल पार्टीशन के खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हो चुका था और बंगाली लोगों के साथ खड़े रहने के लिए, उनका साथ देने के लिए हॉर्निमन ने क्या किया कि उस समय पर लोगों का उन्होंने ध्यान इस तरह से आकर्षित कर लिया था और कई लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया था कि जब वो सड़क पर, कलकत्ता में सड़कों पर जब आंदोलन चल रहा था तो नंगे पैर सफ़ेद धोती कुर्ता पहनकर बाकी लोगों के साथ, बाकी जो बंगाली थे सेम उन्हीं की तरह यहाँ पे उन्होंने चलना शुरू किया। उस प्रोटेस्ट में पूरा अपना सपोर्ट किया, एक तरह से एक भारतीय देशभक्त के नाते, मतलब जिस तरह बाकी लोग कर रहे थे सेम इसी तरह से उन्होंने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। इस चीज़ ने बाकी कई सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स का भी ध्यान खींचा था हॉर्निमन के प्रति। उन्होंने देखा कि किस तरह से एक अंग्रेज़ यहाँ पे आके काम कर रहा है। खैर इस दौरान 1910 की ये बात बताई जाती है, बॉम्बे में सर फिरोज शाह मेहता एक बहुत ही नामी नेशनलिस्ट थे,
नेशनलिस्ट लीडर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी हुआ करते थे। तो जो फिरोज शाह मेहता थे, उन्होंने ये देखा, उन्होंने ऐसा फील किया कि इस समय पर जितने इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं वो सब कहीं ना कहीं इंग्लिश बायस्ड हैं, मतलब कि ब्रिटिश बायस्ड हैं, ब्रिटिश सरकार के लिए ही लिखते हैं। और हमेशा भारतीय जो नेशनलिस्ट हैं, जो इंडियन मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी हैं, उनके बारे में हमेशा उनके खिलाफ लिखा जाता है इन न्यूज़पेपर्स में, जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं। तो यहाँ पे सर फिरोज शाह मेहता ने पहली बार एक इंग्लिश न्यूज़पेपर को शुरू किया, जिसका नाम रखा जाता है बॉम्बे में द बॉम्बे क्रॉनिकल। इस न्यूज़पेपर को शुरू उन्होंने किया करीबन 3 साल के बाद में। एक बहुत बड़े नेता जिनका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो कि खुद फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्योंकि जानते थे इस समय पे हॉर्निमन को भी भारत में आए हुए करीबन इस समय तक 6 से 7 साल हो चुके थे, और उनका काम इस तरह का था कि कई बड़े बड़े लीडर्स का ध्यान उन्होंने खींचा था। 1913 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हॉर्निमन से कहा कि आप द बॉम्बे क्रॉनिकल्स में जाके काम करिए सर फिरोज शाह मेहता के अंडर, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर शुरू किया और आप उसको बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो 1913 वो साल था जब हॉर्निमन फाइनली बॉम्बे आते हैं। बॉम्बे आने के बाद वो एक पहले एडिटर बनते हैं द बॉम्बे क्रॉनिकल के। यहाँ पे जब उन्होंने काम करना शुरू किया इस न्यूज़पेपर के साथ, तो ये बताया जाता है कि धीरे धीरे उनके आर्टिकल्स की वजह से, उनकी राइटिंग्स की वजह से द बॉम्बे क्रॉनिकल माउथ पीस बन गया था फ्रीडम मूवमेंट का भारत के। यानी जितनी भी एक आवाज़ जो थी, जो उठती थी भारतीय आंदोलन की प्रेस के अंदर, वो द बॉम्बे क्रॉनिकल से उठा करती थी, और उसके लेखक हुआ करते थे हर बार बेंजामिन हॉर्निमन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। उन्होंने इस न्यूज़पेपर के साथ जो ब्रिटिश रजीम थी उस पर कई सारे अटैक्स किए। इसके साथ बताया जाता है कि इसकी वजह से उन्हें कई सारा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा अपने खुद के कंट्रीमेंस के द्वारा, जो अंग्रेज़ थे उनके द्वारा। अंग्रेज़ों का ये कहना होता था कि ये तो एक तरह से वो इन्हें ट्रेटर की नज़र से देखते थे, जो अंग्रेज़ थे, कि ये ब्रिटिश होने के बावजूद क्या कर रहे हैं, हमारे ही ऊपर अटैक किए जा रहे हैं ये। खैर हॉर्निमन ने खुद अपना अकेला जो एक ग्रोथ थी वो यहाँ पे नहीं देखी। उन्होंने यहाँ मोतीलाल नेहरू को इलाहाबाद में एक न्यूज़पेपर उनको ओपन करना था, तो द इंडिपेंडेंट नाम से जो न्यूज़पेपर है वो मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद से स्टार्ट किया था, और इसके लिए बेंजामिन हॉर्निमन ही थे जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। उसके बाद में उनकी मदद की थी इस न्यूज़पेपर को खोलने के लिए, और साथ में किस तरह से आगे आर्टिकल्स निकालना है इसके लिए भी। क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर बना था द इंडिपेंडेंट, ये जब शुरू हुआ तो इसके बाद देखा गया इसको कि भारतीय जो एक इंडियन नेशनल मूवमेंट चला है उसमें ब्रिटिश रूल के खिलाफ सबसे बोल्ड क्रिटिसिज्म करने वाला न्यूज़पेपर आगे जाके बना था द इंडिपेंडेंट। तो ये इस तरह से चीज़ें थी जहाँ पे बेंजामिन हॉर्निमन ना सिर्फ अपना, बाकी लोगों का भी साथ दे रहे थे भारत की आज़ादी की तरफ भारत को ले जाने के लिए। खैर यहाँ से 2 साल निकलते हैं, 1915 आता है, और एक बहुत बोल्ड, एक बड़ा स्टेप उठाया था हॉर्निमन ने, प्रेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बेंजामिन हॉर्निमन ने भारत में प्रेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाई। इसको बेसिकली बनाया गया था उन वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए एक तरह का एक यूनियन की तरह, जिससे कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रेस को प्रोटेक्ट किया जा सके, जो एट्रोसिटीज़ हैं, जो आर्बिट्री लॉज हैं उनसे। तो इसको बचाने के लिए बेसिकली यहाँ पे उन्होंने प्रेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया, उसको बनाया। और ये एक तरह से मीडिया का जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया को कहा जाता है, उसकी कहीं ना कहीं यहाँ से शुरुआत हो रही थी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी देखिए, जो आपको अभी स्क्रीन पर आपके फ़ोटोज़ दिख रहे हैं, ये सारे नए बैचेज़ हैं, लेटेस्ट बैचेज़ हैं जो स्टडी IQ के शुरू होने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप भी UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपके पहचान में कोई अगर तैयारी कर रहा है, IAS IPS आप बनना चाहते हैं, उस पद तक पहुँचना चाहते हैं जिससे भारत की प्रगति में, उन्नति में आप अपना योगदान दे पाएँ, स्टडी IQ हमेशा आपके साथ इस जर्नी में खड़ा हुआ है, हमेशा आपकी इस जर्नी को आसान बनाता आ रहा है, मजबूत बनाता आ रहा है। और यहाँ पे बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ, टॉप भारत के फैकल्टीज़ के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है। इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर दिया हुआ है, साथ ही साथ में लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ पे जाके आप अपनी क्वेरीज जो हैं वो भी देख सकते हैं और इन कोर्सेज़ को भी परचेस कर सकते हैं। जो प्राइस आपको दिख रहा है उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको अगर चाहिए तो आपको VJ लाइव कोड लगाना है। VJ लाइव ये आपका कोड है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसको लगाते ही आप डिस्काउंट तो मैक्सिमम पाएंगे ही, अपनी तैयारी को मजबूत भी बनाएंगे और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएँ भी आपको मिलेंगी। तो जल्दी से जल्दी देर मत करिए, अपना कोर्स परचेस करिए, इस कोड को लगाइए VJ लाइव को और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। अब बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो अब साल 1916 आ चुका था। 1916 में हॉर्निमन की एक इस तरह की छवि भारत में बन चुकी थी टॉप पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में, इंडियन नेशनल मूवमेंट के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के बीच में, कि हर कोई उन्हें एक भारतीय क्रांतिकारी की तरह जानता था। भले ही वो थे अंग्रेज़, इसके बावजूद उन्हें भारतीय क्रांतिकारी की तरह माना जाता था। और इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि 1916 में एनी बेसेंट ने उन्हें अपनी होम रूल लीग का वाइस प्रेसिडेंट बनाया। इसके बाद इस बीच में उनकी महात्मा गांधी से भी मुलाकात हुई, तो महात्मा गांधी ने उन्हें 1919 में
अभी साल 1919 आ चुका था, जो एक बहुत ही बड़ा टर्न लेके आने वाला था हॉर्निमन की लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में। तो खैर 1919 में महात्मा गांधी के साथ वो यहाँ पे रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट लगातार कर रहे थे, और यहाँ पे महात्मा गांधी ने भी अपना नेशन वाइड जो सत्याग्रह सभा थी उसका वाइस प्रेसिडेंट हॉर्निमन को बना दिया था। ये सारी चीज़ें लगातार चल रही थी। इस बीच में ब्रिटिश जो हुकूमत थी उसके खिलाफ लगातार हॉर्निमन लिखते जा रहे थे, और किसी भी पद के व्यक्ति को नहीं छोड़ रहे थे। यानी आप ये देखिए, उन्होंने वाइसरॉय, ब्रिटिश ऑफिसर्स, यहाँ तक कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो था उन तक को नहीं छोड़ा। लगातार यहाँ पे उनके बारे में जब भी वो इस तरह की कुछ गलत लॉ लाते थे, कोई गलत एक्ट लाते थे, उसके प्रति यहाँ पे लगातार हॉर्निमन खड़े रहते थे भारतीय क्रांतिकारियों के साथ में। उनके जो विचार थे वो बाल गंगाधर तिलक जैसे लीडर्स के साथ में भी मिलते थे, और महात्मा गांधी जैसे मॉडरेट लीडर्स के साथ में भी मिला करते थे। तो एक इस तरह का पत्रकारिता थी जो हॉर्निमन किया करते थे, और उनकी जो ब्लंटनेस थी, सीधा लिख देना बिना डरे बिना झिझक के, उनकी ब्लंटनेस की वजह से वो जिस बेबाकी से निष्पक्षता के साथ में अपनी एक रिपोर्ट लिख देते थे, अपने आर्टिकल्स लिखते थे, उसकी वजह से कई ऐसे पावरफुल लोग थे जिन्होंने लीगल केसेस भी किए हॉर्निमन के ऊपर, और कई बार उन्हें इसकी वजह से मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो कभी भी रुके नहीं। तो खैर अब 1919 आ ही चुका था। इस समय पर अप्रैल 1919 के पहले हफ्ते में महात्मा गांधी के साथ बॉम्बे में हॉर्निमन रॉलेट एक्ट के ऊपर उसके खिलाफ अपना प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे थे। इस बीच में होता क्या है कि ये जो समय था, आपको बता दें, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो गुस्सा था सडनली देखने को मिल रहा था लोगों का। ब्रिटिशर्स ने सेंसरशिप लगा दी थी प्रेस के ऊपर, कई सारे अलग अलग लॉज लाने लगे थे, मार्शल लॉ भी इसी समय पे आया था। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिश लगातार किए जा रहे थे भारत के अंदर, जिससे कि एक जो मूवमेंट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो सेंसेशनलाइज ना हो जाए, कहीं उसको वो इस तरह से एक आग की तरह भड़क ना पड़े। तो इसकी वजह से प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी गई थी। बॉम्बे क्रॉनिकल क्योंकि हॉर्निमन की लीडरशिप में लगातार एक माउथपीस बना हुआ था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, और इसी के तहत क्या होता है, 13 अप्रैल का दिन आता है। 13 अप्रैल 1919 का वो दिन, वो काला दिन जब अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड किया जाता है। जनरल डायर, माइकल ओडवायर, इन दोनों ने एक तरह से, इनको ब्रिटिश हुकूमत का राक्षस कहा जाएगा, जिन लोगों ने निहत्थे अनआर्म्ड सिविलियंस के ऊपर, अनआर्म्ड ऐसे लोग जो कि हज़ारों की संख्या में, उन पे गोलियां चला दी। और जब ये कांड हुआ था, इस समय पे पंजाब में क्योंकि मार्शल लॉ लगा हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस हॉरिफिक ट्रेजेडी को छुपाने के लिए, इसको देश भर में फैल ना पाए, मामला सिर्फ अमृतसर में कहीं गुम हो जाए, इसके लिए यहाँ पे जो प्रेस सेंसरशिप थी उसको भी लागू कर दिया था। प्रेस के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। तो अब आप ये देखिए कि ये ब्रिटिश इंडिया था, अंग्रेज़ों का यहाँ पे हुकूमत थी, उनका राज था, इसके बावजूद कोई भी प्रेस जो है उसके ऊपर भी सेंसरशिप लग चुकी है। तो अब कोई कैसे ही किसी खबर को निकालेगा। लेकिन बेंजामिन हॉर्निमन, एक अंग्रेज़ पत्रकार जो कि उस समय द बॉम्बे क्रॉनिकल्स के एडिटर हुआ करते थे, उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई और उन्होंने एक व्यक्ति को ढूंढा। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जिसको कहते हैं, आप उसकी यहाँ पे स्टार्टिंग देखिए। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इस तरह का था कि उन्होंने एक व्यक्ति को ढूंढा जिसका नाम था लाला गोवर्धन दास। लाला गोवर्धन दास जी जो थे वो एक लोकल बिजनेसमैन थे और एक आई विटनेस थे जलियांवाला बाग मैसेकर के। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड होते हुए देखा था और एक एक व्यक्ति को देखा था। करीबन 5 से 6 दिन के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में बेंजामिन हॉर्निमन हर बार मिलते हैं लाला गोवर्धन दास से, उनसे सारी डिटेल्स लेते हैं, सारी जानकारी लेते हैं, उन्होंने क्या क्या अपनी आंखों से देखा है उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और इसके बाद 20 अप्रैल 1919 का ये 1919 का ये दिन बताया जाता है जब द बॉम्बे क्रॉनिकल में एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल पब्लिश किया जाता है बेंजामिन हॉर्निमन के द्वारा। और उसमें इस आर्टिकल को पब्लिश होने के बाद में देश भर में सनसनी फैल चुकी थी। पूरे देश को ये पता चल चुका था, जो जिसके पास भी अखबार आता था वो सन्न रह जाता था कि इस तरह की बर्बरता की गई है, इस तरह की क्रूरता दिखाई गई है जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेज़ों के द्वारा, अंग्रेज़ हुकूमत के द्वारा। ये सारी चीज़ें जब हुई, जब उन्होंने ब्रेक किया जलियांवाला बाग हत्याकांड को, तो इस समय पर अंग्रेज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा नाखुश हो गए थे। लेकिन बेंजामिन हॉर्निमन का नाम भारत के हर अलग घर में पहुँच चुका था। अंग्रेज़ इस तरह से कुछ नाखुश हुए क्योंकि ये देखा गया कि जब 20 अप्रैल को ये आर्टिकल रिलीज़ हुआ है, इसके बाद कई सारे ऐसे इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मीज़ में जिन्होंने ये अखबार लेना शुरू कर दिया। उसकी कई बार वो अखबार उनके पास मिला करता था और वो उसको पढ़ा करते थे कि आखिर हुआ क्या असल में, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें रियल इंसिडेंट, एक तरह का आई विटनेस ने अपना अकाउंट दिया है और उसको छापा गया है। तो ये सब चीज़ें जब वो पढ़ा करते थे तो ब्रिटिश सरकार को ये लगा, हुकूमत को ये लगा कि कहीं रिबेल ना हो जाए, ये जो इंडियन सोल्जर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं, अगर ये भी हमारे विपरीत चले गए तो कहीं अभी 1919 में ही हम भारत को अलविदा ना कह दें। तो ये सारी चीज़ें जो थी, इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया,
ना सिर्फ बॉम्बे क्रॉनिकल को टेम्पररी बंद किया गया, इसके अलावा लाला गोवर्धन दास जी जो थे उनको अरेस्ट करके 3 साल की सज़ा दी गई, 3 साल जेल में रखा गया। और बेंजामिन हॉर्निमन को, जो कि खुद एक अंग्रेज़ पत्रकार थे, उन्हें अरेस्ट किया गया। ये दिन बताया जाता है करीबन इस आर्टिकल के छपने के 6 दिन बाद, 26 अप्रैल 1919 का 26 अप्रैल के दिन। बीमार थे बहुत ज़्यादा उस समय पर हॉर्निमन, उन्हें उनके घर से उठाया जाता है, अरेस्ट किया जाता है और इसके बाद सीधा डिपोर्ट कर दिया जाता है डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट 1914 के तहत सीधा लंदन। भारत से उन्हें सीधा लंदन भेज दिया जाता है और इस एक्ट का हवाला देते हुए कि आपको इस वजह से हम यहाँ पे इस एक्ट के तहत लंदन वापस भेज रहे हैं क्योंकि आपने हमारे जो लॉज हैं, जो हमारे एक प्रेस सेंसरशिप लगी थी, उसका उल्लंघन किया है, ब्रिटिश हुकूमत का उल्लंघन किया है। बेसिकली ये जो डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट 1914 था, इसके बारे में बताते हैं कि ये एक ऑथराइजेशन लॉ था जिसको यूके में सोशल कंट्रोल के लिए लागू किया गया था, वहाँ पे पास किया गया था। तो ये इसके तहत हॉर्निमन को भारत से लंदन भेज दिया जाता है। तो अब हॉर्निमन को क्योंकि इंग्लैंड भेज दिया गया था, यहाँ पे उनका करीबन 7 साल रहना हुआ है और अभी आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि 7 साल के बाद कैसे एक सीक्रेट तरह से वो भारत वापस आए थे। जब ये इंग्लैंड पहुँच गए थे, वहाँ पे उनको डिपोर्ट कर दिया गया था भारत से ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। इंग्लैंड में उन्होंने कैथोलिक हेराल्ड के साथ में काम करना शुरू किया। एक और न्यूज़पेपर था द कैथोलिक हेराल्ड, तो उसके साथ में काम करते हैं। काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे जो कि ब्रिटिश हुकूमत को एक्सपोज करते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसको भी उन्होंने इंग्लैंड से जाके अब एक्सपोज करना शुरू किया। यानी कि अब आप देखिए कि जो एक इंसिडेंट जिसे भारत में ब्रिटिश फैलाना नहीं चाहते थे, ऐसा चाहते थे कि इसे अमृतसर में कहीं ख़त्म हो जाए, वो भारत में तो फैलाया ही हॉर्निमन ने। इसके बाद जब वो इंग्लैंड चले गए, उन्हें डिपोर्ट कर दिया, वहाँ पे भी उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर अपने आर्टिकल्स लिखना शुरू किया और अब पूरी वर्ल्ड मीडिया जो थी उसका ध्यान यहाँ पे इस पूरे इंसिडेंट पर आकर्षित हो रहा था। और ये 1919 की ही बात है जब उन्हें डिपोर्ट किया गया। तो खैर हॉर्निमन ने अपने जो आर्टिकल थे वो लगातार यहाँ पे उनकी जो क्लिपिंग्स हुआ करती थी, जो वो आर्टिकल्स की कॉपीज़ थी, उन्होंने चाहा कि ये भारत कैसे ना कैसे पहुँचने चाहिए क्योंकि भारत में भी अगर ये पब्लिश हो जाए तो फिर मज़ा आ जाएगा, वहाँ पे जो ब्रिटिश हुकूमत है वो हिल जाएगी। इसके लिए हॉर्निमन क्या करते थे कि अपने उन आर्टिकल्स की, उन पेपर्स में से क्लिपिंग्स निकाल के उनको पर्सनल लेटर्स के थ्रू भारत भेजा करते थे। और भारत में उनके जो दोस्त थे, क्योंकि अब तक काफ़ी सारे दोस्त वो बना चुके थे, 1906 से भारत आए हुए थे, 1919 में डिपोर्ट किया गया है, तो इन 13 सालों के बीच में काफ़ी सारे क्योंकि दोस्त बना चुके थे, तो इस बीच ये बताया जाता है उनके जो दोस्त थे यहाँ पे, उनके पास जब ये लेटर्स मिलते थे, बाद में इनको आर्टिकल्स को रिप्रोड्यूस किया जाता था द बॉम्बे क्रॉनिकल्स के अंदर, जो जिस न्यूज़पेपर में बॉम्बे के अंदर ये काम किया करते थे। तो वापस से ये बॉम्बे क्रॉनिकल में छपते थे और इसके बाद उन्होंने ये देखा गया कि इंग्लैंड में बैठने के बाद भी अपनी आवाज़ जो थी वो भारत तक पहुंचा दी थी। एक बार फिर से वो इस काम में लग चुके थे। अगले ही साल 1920 की बात बताई जाती है, 1920 में हॉर्निमन इस बीच इंग्लैंड में सिर्फ आर्टिकल्स नहीं लिख रहे थे, वो एक किताब भी लिख रहे थे। उन्होंने अपनी किताब लिखी अमृतसर एंड अवर ड्यूटी टू इंडिया, अमृतसर एंड अवर ड्यूटी टू इंडिया। ये जो किताब थी उनकी, इसको उन्होंने जब पब्लिश किया तो उन्होंने पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार को, हुकूमत को एक्सपोज कर दिया था और ख़ासकर जनरल डायर को एक्सपोज कर दिया था। उन्होंने यहाँ पे जनरल डायर के बारे में लिखा कि पंजाब में जनरल डायर की जो क्रूरता है उसको ना सिर्फ एक्सपोज किया बल्कि उन्होंने कंपेयर किया भारत के अंदर जो हत्याकांड किया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसको कॉन्गो एट्रोसिटीज़ से साथ ही साथ जर्मनी की जो फ्रांस और बेल्जियम में एट्रोसिटीज़ थी, जो जुल्म किए गए, उनसे भी कंपेयर किया। और वर्ल्ड लेवल पर उन्होंने इस तरह से दिखाया था, प्रेजेंट किया था इसको, कि जो सीधा ब्रिटिशर्स के ऊपर सवाल खड़ा करता था कि आखिर किन प्रिंसिपल्स के साथ में भारत के अंदर काम कर रही है ब्रिटिश हुकूमत। ये सारी चीज़ें वो लगातार करते रहे। इंग्लैंड में रहकर भी उन्होंने जो ब्रिटिश राज था उसके खिलाफ लिखना जारी रखा। उनकी काफ़ी रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स और बुक्स थी वो यहाँ पे पब्लिश हुई इस दौरान। लेकिन इस बीच में लगातार वो भारत आना चाहते थे। उनका एक मन रहता था कि वो भारत आएँ और वापस से वहीं पे जाके काम करें। इंग्लैंड में जितना एक्सपोज करना था वो कर चुके हैं। कई बार उन्होंने ट्राई किया कि पासपोर्ट जो है उनका वो उनको मिल जाए, वापसी पासपोर्ट उनको मिल जाए, या फिर अलाउ कर दिया जाए एक बार फिर से भारत जाना, क्योंकि भारत जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी हॉर्निमन के, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। तो इस बीच में उन्होंने जनवरी 1926 की ये बात बताई जाती है कि जब सारे अटेम्प्ट्स फेल हो गए पासपोर्ट लेने के वापस या अलाउ करने के कि उन्हें भारत जाने दिया जाए इंग्लैंड से, उन्होंने एक शिप बोर्ड की, और एक शिप ऐसी थी जो कि भारत आ रही थी इंग्लैंड से, सदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे वो शिप आती है। इस शिप के अंदर हॉर्निमन सीक्रेटली आ चुके थे और यहाँ पे इसके बाद यहाँ इस सदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर आने के बाद में वो सीधा बॉम्बे पहुँचते हैं और बॉम्बे में एक बार फिर से जाके 1926
बॉम्बे क्रॉनिकल के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। अब दूसरी बार भारत आने के बाद में बॉम्बे क्रॉनिकल्स के साथ जब काम कर रहे थे तो उन्होंने अपना नेशनलिस्ट जो व्यू पॉइंट था वो काफ़ी सारे आर्टिकल्स में फिर छापना शुरू किया। ब्रिटिश हुकूमत को भी इसके बारे में पता चला, तो सरकार ने क्या किया यहाँ पे कि उनके बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया, उनके ऊपर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि अब आप अगर भारत आ ही गए हैं तो इसके बावजूद आपको चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई हॉर्डमैन के साथ में, खुद एक अंग्रेज़ के साथ में। खैर, इसके बाद इंडियन नेशनल हेराल्ड और वीकली हेराल्ड, ये दो न्यूज़पेपर थे जो कि साइड बाय साइड हॉर्डमैन ने शुरू कर दिए थे। 1933 में एक बार उन्होंने एक और नया न्यूज़पेपर था जिसका नाम था बॉम्बे सेंटिनल, उसको लॉन्च किया। कई अलग अलग न्यूज़पेपर्स ऐसे थे, टैबलॉइड्स ऐसे थे जिनको लॉन्च किया गया हॉर्डमैन के द्वारा। और ये जो बॉम्बे सेंटिनल था इसमें उसके बाद उन्होंने 12 साल तक काम किया। अब वो बॉम्बे क्रॉनिकल को छोड़कर इसके साथ में, इस न्यूज़पेपर के साथ जो उनका खुद का न्यूज़पेपर था उसमें काम करने लगे थे। इस दौरान ये बताया जाता है उनकी मुलाकात होती है एक यंग एग्रेसिव पारसी जर्नलिस्ट जिनका नाम था रूसी करंजिया, उनसे। रूसी करंजिया से मिलते हैं, एक बहुत ही डेयरिंग उस समय के क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे दिनकर नतकर्णी, उनसे मुलाकात होती है। और मुलाकात होती है ज़ाहिर कुरैशी से। ये जो तीन लोग थे जिनसे हॉर्डमैन की मुलाकात हुई, ये बेसिकली एक ऐसी चौकड़ी बनी, एक ऐसे चार लोगों की टीम बनी जिन्होंने 1941 में जाके एक टैबलॉइड को शुरू किया, एक टैबलॉइड न्यूज़पेपर शुरू किया, ब्लिट्स। ब्लिट्स जो था वो उस समय पर जब लॉन्च हुआ और इसके को-फाउंडर बने बेंजामिन हॉर्डमैन। ब्लिट्स को जाना जाता था अपने उस समय से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए, क्योंकि ये चारों ही जो थे वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में काफ़ी माहिर थे। एक क्राइम जर्नलिस्ट था, एक बहुत ही एग्रेसिव जर्नलिस्ट हुआ करते थे, एक पहले से ही क्राइम जर्नलिज्म का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे थे बेंजामिन हॉर्डमैन। तो अपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए जाना जाता था ब्लिट्स। और इसके साथ ही जब इसकी शुरुआत हो गई थी तो काफ़ी बोल्ड रिपोर्टिंग यहाँ पे ब्लिट्स के द्वारा की गई, इन सभी के द्वारा। इन्होंने लगातार अंग्रेज़ी सरकार को गिराने के लिए सारे के सारे प्रयास किए, सारे आर्टिकल्स इसी तरह से लिखे जाते थे, ये सारी चीज़ें चलती हैं। खैर, ब्लिट्स के को-फाउंडर जब ये थे हॉर्डमैन, तो इस समय उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई थी। अब क्योंकि अंग्रेज़ सरकार ने उनके बैंक अकाउंट्स को सीज़ करके रखा हुआ था, उनके पास उनके मेडिकल इलाज के लिए भी, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी पैसा नहीं होता था। इस समय पर उनके एक स्टूडेंट और एक बहुत ही नामी रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट जिनका नाम था कृष्ण जीवन पटेल, वो बेंजामिन हॉर्डमैन की मदद करते हैं। वो यहाँ पे आए, बेंजामिन के साथ में खड़े हुए और उसके बाद उन्होंने हॉर्डमैन के हॉस्पिटल बिल्स के लिए डोनेशन कलेक्ट किया। तो ये एक ऐसे उनके स्टूडेंट भी थे, एक उस समय के अच्छे जर्नलिस्ट भी हुआ करते थे, कृष्ण जीवन पटेल। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया हॉर्डमैन के लिए, क्योंकि उनको ज़रूरत भी थी इस समय पर। इसके बाद अपनी बोल्ड राइटिंग से लगातार इंटरनेशनल मूवमेंट का सपोर्ट करते ही रहे हॉर्डमैन। 1941 का ये साल बताया जाता है, आज़ादी से करीबन 6 साल पहले ही। 1941 का ये साल था जब ब्रिटिश एम्पायर जो था उसका होल्ड भारत के ऊपर कमज़ोर होने लगा था, ढीला पड़ने लगा था। हॉर्डमैन ने इस समय भी अपनी जो स्पीचेस थी, अपनी राइटिंग्स थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की सभाओं में वो इस समय अब जाया करते थे, तो उन्होंने सपोर्ट अपना जारी रखा ही था। लेकिन अब उन्होंने यंग जर्नलिस्ट को मोटिवेट करना भी शुरू कर दिया था। वो नए जब बच्चों से मिला करते थे तब वो एक लाइन उनकी थी जो कहते थे कि जर्नलिज्म एक कॉलिंग है, बिजनेस नहीं। ये एक ऐसी लाइन है जो आज के दौर में कई सारे हमारे मीडिया चैनल्स को समझना चाहिए, सीखना चाहिए इससे, इस लाइन से, कि जर्नलिज्म एक कॉलिंग है, बिजनेस नहीं। और इसके अलावा वो ये कहा करते थे बच्चों से कि मैं जर्नलिज्म उन लोगों के लिए रिकमेंड कभी नहीं करता जो कि पैसे या मटेरियल सक्सेस चाहते हैं अपने जीवन में। आपके लिए जर्नलिज्म नहीं है पत्रकारिता, आपके लिए नहीं है, आप ना ही बने पत्रकार। लेकिन अगर आपके पास में आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, आपके लिए पत्रकारिता बिल्कुल बेशक है और आपको यहाँ इसमें आना चाहिए, अपना जर्नलिज्म में ही करियर बनाना चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि जर्नलिज्म जो है, जो प्रेस है, प्रेस के थ्रू ही देश के अंदर जो इंटरेस्ट होते हैं लोगों के, उनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है। प्रेस के थ्रू ही ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, एक नेशनल कॉज को आगे बढ़ाया जाए। और इसी के तहत भारत को इस समय पर इसी नेशनल कॉज को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसी के तहत यहाँ पे ऐसे नए बच्चों की भी हमें ज़रूरत है। तो इस तरह के विचार थे बेंजामिन हॉर्डमैन के, जो बाद में उन्होंने कई सारे यंग जर्नलिस्ट के साथ में साझा किए, उनको बताया। अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी साल थे उन्होंने बॉम्बे में ही बिताए, इसी तरह से आर्टिकल्स लिखते हुए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ते हुए। और उन्होंने वो दिन देखा भी जब 15 अगस्त 1947 का दिन आया, यूनियन जैक को उतरते हुए देखा गया और तिरंगे को लहराते हुए। इस दिन के लिए, इस प्राउड मोमेंट के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका योगदान दिया था, और इस हिस्से के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद भारत के लोगों ने किया। कई सारे ऐसे बड़े बड़े लीडर्स थे, महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने जब डिपोर्ट किया गया था बेंजामिन हॉर्डमैन को, उस समय पर स्ट्राइक का ऐलान कर दिया था, हड़ताल कर दी थी,
उसको बेंजामिन हॉर्निमन डे के नाम से रखा गया था उस दिन को जब उनको डिपोर्ट किया गया था। तो इस तरह की एक शख्सियत थे। खैर 1948, अगला ही साल आज़ादी के बाद का, 1948 में भारत की आज़ादी के एक साल बाद बॉम्बे के अंदर ही बेंजामिन हॉर्निमन का निधन होता है। उन्होंने आज़ादी पूरी तरह से देख ली थी, जिसके लिए वो प्रयास कर रहे थे, लड़ रहे थे। इसके बाद उनकी याद में बॉम्बे के अंदर आप आज भी अगर देखें तो हॉर्निमन सर्कल गार्डन जो है वो नेम किया गया, उसको बनाया गया उनकी याद के अंदर। ब्रिटिश पासपोर्ट जो था उनका, फाइनली जो उनको बाद में मिला था, वो उन्होंने अपने स्टूडेंट वही पटेल जो थे, कृष्ण जीवन पटेल, जिन्होंने उनकी मदद की थी उनके इलाज में पैसे इकट्ठे करने के लिए, उन्हीं पटेल को दिया अपना जो पासपोर्ट था वो। और बाद में अभी इस समय पर देखा जाए तो डॉक्टर पटेल हैं, उनके पास में ये पासपोर्ट आज भी बॉम्बे के अंदर रखा हुआ है। ओवरऑल ये जो एपिसोड है, इसको बताने का हमारा यही एक उद्देश्य है कि एक ऐसे अंग्रेज़ भी थे जो इस तरह के थे, जो दिखने में अंग्रेज़ थे, जो आते इंग्लैंड से थे लेकिन थे हिंदुस्तानी, जिन्होंने अपने उसूल, अपने आदर्श जो है उनको आगे रखा। एक निष्पक्षता के साथ जो पत्रकारिता, जो उनका धर्म था, जो उनका कर्म था, उसको आगे रखा। और पत्रकारिता होती ही ऐसी चीज़ है कि आपको ऐसे लोगों की मदद करनी है जिनके साथ कोई जुल्म हो रहा है, या सच्चाई के प्रति हमेशा खड़े रहना है, सच की आवाज़ जो है उसको आगे रखना है, सत्य जो है वो सामने रखना है। तो ये एक सिद्धांत है इनके जीवन के, हॉर्निमन के, और उन्होंने उस पर पूरी तरह से सामने सही साबित हुए। अंग्रेज़ होने के बाद भी अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ गए, जलियांवाला बाग हत्याकांड को दुनिया के सामने उजागर किया। उन्हें भारत का दोस्त कहा जाता था। हॉर्निमन को एक टैग मिला था फ्रेंड ऑफ इंडिया। और भगत सिंह के जो नेफ्यू थे प्रोफेसर जगमोहन सिंह, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि बीजी हॉर्निमन जो थे वो भारत की पत्रकारिता के लिए एक मिसाल है। ब्रिटिश होने के बावजूद उन्होंने ब्रिटिश सेंसरशिप के खिलाफ जाकर जलियांवाला बाग हत्याकांड को दुनिया के सामने उजागर किया। उनको हमारा सलाम है। तो ये आज का एपिसोड था। आपकी कई सारी और भी रिक्वेस्ट हम लगातार देख रहे हैं दोस्तों, जो भी आप कमेंट सेक्शन में देते हैं अपनी रिक्वेस्ट, उन पर ही वीडियोज़ लाए जाएंगे। आज का एपिसोड ये था। टेलीग्राम पर हमारी जो कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, फैक्ट्स विद वरुण जौहरी, वहाँ पे ज्वाइन करिए। आपको कई सारे नोटिफिकेशन, कई सारी अपडेट्स वहाँ पे मिलती हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप बातचीत कर सकते हैं, वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।